हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले वो आरएस प्री का जो पेपर हुआ था 2021 में, उस पेपर पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सीधा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी है। उन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जो सही कथन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 जो है कि वे जसरापुर खेतड़ी में पली बड़ी नहीं है। उनका जो संबंध है वो बाड़मेर से है, बाड़मेर के रावतसर गांव से। कौन से? बाड़मेर के रावतसर गांव में ये पली बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन जान लेते हैं रूमा देवी के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि एग्जाम में बनने लायक है। देखो, रूमा देवी की जन्म की बात कर लेता हूँ तो 1988 में हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। राजस्थान के बाड़मेर गांव है, बाड़मेर जिले के रावतसर गांव के अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, रूमा देवी ने जो कमाई के लिए कुछ काम करना शुरू किया था, 2006 की बात है, जब गांव में लगभग 10 महिलाओं का एक समूह बनाया था और प्रत्येक महिला से 100 रुपए के योगदान के साथ कुशन, बैग बनाने के लिए कपड़ा, धागा, प्लास्टिक रैपर लाए और उनकी सफलता की तलाश में उसे बाड़मेर में ग्रामीण विकास चेतना संस्थान के द्वारा तक ले गई और 2008 में वे इसके सदस्य के रूप में शामिल भी होगी। 2010 में इस एनजीओ के अध्यक्ष बनी और 2010 में उन्होंने अपना पहला प्रदर्शन दिल्ली के रेफी मार्ग में किया। राजस्थान हेरिटेज वीक 2016 में उनका पहला जो फैशन शो था। इसके बाद देखो, नारी शक्ति पुरस्कार 2018 में मिला था इनके। कौन बनेगा करोड़पति शो में भी जा चुकी है, ठीक है, बिल्कुल। कब गई थी? सितंबर 2019 के अंदर गई थी। अमिताभ बच्चन और सोनाक्षी सिन्हा के साथ साझा मंच किया था इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, इसके अलावा उन्होंने अपने 17वें जो अखिल भारतीय सम्मेलन जो कि 15 से 16 फरवरी 2020 के अंदर हुआ था, उन्होंने पैन लिस्ट के रूप में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोस्टन यूएसए द्वारा भी उसको इनविटेशन मिला था। इसके अलावा स्टेट ब्रांड एम्बेसडर राजीव का है ही है वो। इसके अलावा ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर भी इसको बनाया जा चुका है। इसके अलावा इंडियन आइडल शो में भी ये भाग ले चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी और माधोदास जी नामक संतों का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से, ये आपको बताना है। तो इनका जो संबंध है वो दादूपंथ से। किससे भी? दादूपंथ से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संत दादू दयाल को जो कि राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो मुख्य समाधि स्थल है वो कौन सा है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, नारायणा, ठीक है। कौन सा है? नारायणा, जयपुर, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने की बूंदी की कजली तीज सुमेलित करना आपको सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ आपको त्योहार, एक तरफ आपको उत्सव की तिथि दे रखी। बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व और गणगौर। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? पहले अपन इसको सुमेलित करते हैं। बूंदी की कजली तीज जो आती है ना वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया का आता है। होली जो आती है ना आपकी फाल्गुन पूर्णिमा को होती है, ठीक है, क्लियर। गणगौर जो आती है वो चैत्र माह में आती है। कब आती है? चैत्र माह में आती है। जबकि पर्युषण पर्व आपका भाद्रपद मास में आता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो। इसके अलावा देखो, मैं अन्य त्योहारों की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चैत्रकर्षण एकम। चैत्रकर्षण एकम को देखो, एक तो आपका बादशाह का मेला और सवारी ब्यावर में। इसके अलावा पत्थरमार होली आपकी बाड़मेर में खेली जाती है। लठमार होली आपकी चांदनपुर करौली में खेली जाती है। कोड़ामार होली आपकी बिनाई अजमेर के अंदर। इसी दिन फुलडोल मेला भी आयोजित होता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, फुलडोल मेला का आयोजन भी इसी दिन होता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ चैत्रकर्षण अष्टमी, शीतलाष्टमी जो होता है ना, शीतलाष्टमी वो कब मनाई जाती है? तो चैत्रकर्षण अष्टमी को मनाया जाता है। चाकसू जयपुर में शीतला माता का आपका मेला लगता है। और इसी दिन मारवाड़ में गुड़ला पर्व जो है, गुड़ला त्योहार जो है इसी दिन मनाया जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ गणगौर। गणगौर आपकी चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। गणगौर से एक दिन पहले सिंजारा भेजा जाता है।
गणगौर जो है शिव पार्वती का त्योहार है और जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। गणगौर का निर्माण उदय में होता है। क्या होता है? उदय में होता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ठीक है, और बिना गवर की आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, रामनवमी जो है चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। हनुमान जयंती आपकी चैत्र पूर्णिमा को आती है। अक्षय तृतीया आपकी वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। महावीर जयंती आपकी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आती है। गंगा गवर गणगौर आपकी जो आती है वैशाख कृष्ण तीज को आती है। कब आती है? वैशाख कृष्ण तीज को। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ बुद्ध पूर्णिमा के रूप में, तो वैशाख पूर्णिमा को आपको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो निर्जला एकादशी आपकी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है। देव शयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। नाग पंचमी जो आती है आपकी श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल आपके सामने। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो देख लेते हैं। एक तो आपका है अनेकांतवाद, एक आपका है सर्वहस्तिवाद, एक आपका है शून्यवाद, एक आपका है स्यावाद। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 4 का। जैन धर्म की मैं बात कर लूँ तो एक तो आपका अनेकावाद और एक आपका स्यावाद, यानी ऑप्शन 1 और 4 जो है इनका संबंध बिल्कुल जैन धर्म से। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म की देखो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। इसके प्रथम तीर्थंकर की मैं बात कर लूँ तो ऋषभदेव है, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 23वें तीर्थंकर की बात करते तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। और ऋग्वेद में एक तो ऋषभदेव और अष्टनेमी 2 तीर्थंकर का उल्लेख है। जो आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़े, आपकी तैयारी जो है बहुत शानदार करवाई जाएगी। यही सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है, जैसे कि ऋग्वेद में कौन से तीर्थंकर की जानकारी आपका मिलती है या उल्लेख आपको मिलता है, तो अष्टनेमी और एक आपका ऋषभदेव। इसके अलावा मैंने बताया कि पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर थे। इनकी माता का नाम वामा था, पत्नी का नाम प्रभावती था। पार्श्वनाथ बनारस के राजा अशुसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के पश्चात 83 दिनों तक तपस्या के पश्चात कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिल्कुल आपको याद रखना। 100 वर्ष की आयु में बंगाल के जो सामोद शिखर पर्वत पर इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। इनके 4 उपदेश दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह, ठीक है। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी है वो निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ के अनुयायी को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ। जबकि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है ना वो सर्प है। कौन सा है आपका? सर्प। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो 24वें जो तीर्थंकर है वो कौन है? तो महावीर स्वामी। कौन है आपके? महावीर स्वामी है। बिल्कुल आपको याद रखना, महावीर स्वामी। इनका जो जन्म माना जाता है, कई गाइड्स में आपको 540 भी मिलता है, कई गाइड्स में आपको 599 भी मिलता है, ठीक है। 540 को बिल्कुल सही माना गया। ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। पिता का नाम सिद्धांत था, जो ज्ञात्रक क्षेत्रियों के संघ के प्रधान थे। माता का नाम इनका त्रिशला था। क्या था भाई? त्रिशला, जो कि लिच्छवी प्रमुख जो चेटक राजा थे उनकी बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। भाई क्या था? वर्धमान इनका बचपन का नाम था। जबकि महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जिनका विवाह जामाली के साथ हुआ था। जामाली जो कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। यह आपको बिल्कुल याद रखना। 30 वर्ष की आयु के बाद नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था महावीर स्वामी ने। और नालंदा में उनकी भेंट मौखली पुत्र गोशाल से हुई थी तथा गोशाला ने ही बाद में आजीवक संप्रदाय की स्थापना भी की थी। ये आपको बिल्कुल याद रखना। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तत्पश्चात इन्हें कैवलिन, जिन, अहर्त, निर्ग्रत और महावीर कहा गया है। यह आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 72 वर्ष की आयु के अंदर 468 या फिर 587 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु पावा नगरी कुशीनगर यूपी में हो गई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। जैन मत में क्या कहा जाता है? तो निर्वाण कहा जाता है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आपके सामने है। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान के जो रीति रिवाज उसमें आणो क्या है, ये आपको बताना है। तो कुआं पूजन, या दुल्हन के परिवार द्वारा वर्ग की बारात का डेरा देखने जाना,
ऑप्शन नंबर 3 विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। ऑप्शन नंबर 4 है कि जलजूलनी की एकादशी पूजा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आपका क्या कहलाता, आणो कहलाता। क्या कहलाता, आणो। बिल्कुल आपको याद रखना है क्या आणो कहलाता है। अब देखो मैं और बहुत सारा आपको विवाह से रिलेटेड रीति रिवाज बताऊंगा जो कि अब आपका जो आरएस एग्जाम है उसके अंदर अगर बनने के चांसेस है तो उसमें से जरूर बनेगा आपका। देखो एक होता है आपका खैटियो विनायक। क्या होता है देखो मैं लिख के बता रहा हूं आपको, याद रखना आपको खैटियो विनायक। खैटियो विनायक क्या होता है, तो विवाह के अवसर पर प्रतिष्ठित की जाने वाली जो विनायक की मिट्टी की जो मूर्ति होती है ना उसे खैटियो विनायक आपका कहा जाता है। इसके अलावा एक आपका होता है छात। क्या होता है, छात। छात क्या होता है, तो छात में विवाह में जब नायक के द्वारा की जाने वाली दस्तूर की विशेष पर जो नेग दिया जाता है उसे छात कहा जाता है। यानी विवाह में नायक के द्वारा किया जाने वाले दस्तूर पर विशेष दिया जाने वाला जो नेग होता है, नेग मतलब कुछ रुपये या कुछ मिठाई जो देते हैं, उसे छात के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, छात के रूप में उसे जाना जाता है। इसके अलावा मैं और बात कर लूँ तो देखो एक होता है आपका बाला चूनड़ी। क्या होता है, बाला चूनड़ी। देखो इसका मैं बताता हूं आपको, बाला चूनड़ी। बाला चूनड़ी आपकी क्या होता है, तो मामा द्वारा वधु की माता के लिए जो लाई गई ओढ़नी होती है ना उसे बाला चूनड़ी के रूप में जाना जाता है। एक आपका होता है कवर जोड़। क्या होता है, कवर जोड़। कवर जोड़ क्या होता है, तो कवर जोड़ ये होता है कि मामा द्वारा वधु यानी भाणजी के लिए जो लाई गई ओढ़नी है उसे क्या कहा जाता है, कवर जोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कवर जोड़ आपका कहा जाता है। इसके अलावा एक आपका होता है बयानो। क्या होता है, बयानो। तो विवाह के समय प्रातःकाल में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें बयानों कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बयानों के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। अब अगले क्वेश्चन अगले तथ्य की ओर बढ़ जाते हैं। एक आपका होता है खोल या छोल, यानी दुल्हन की जो झोली भरने की जो रस्म होती है उसे खोल या छोल के रूप में जाना जाता है। एक आपका होता है रियाण। क्या होता है, रियाण। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ आपका, ठीक है। रियाण यानी क्या होता है कि पश्चिमी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन अफीम द्वारा मेहमानों की जो मेहमान नवाजी की जाती है उसे रियाण के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा और देख लेते हैं, एक होता है आपका सोटा सोटी। क्या होता है, सोटा सोटी। देखो मैं बताता हूं आपको, एक होता सोटा सोटी। सोटा सोटी में क्या होता है, तो शादी के बाद वर वधु नीम की छड़ियों से गोल गोल घूमकर सोटा और सोटी खेल खेलते हैं, उसे कहते हैं सोटा सोटी। बिल्कुल आपको याद रखना। सवाल एग्जाम में इस प्रकार बनेगा कि सोटा सोटी का संबंध किससे, विवाह से है, मृत्यु से है, जन्म से है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो विवाह से संबंधित है। किससे, विवाह से आपका संबंधित है। एक आपका होता क्या, हत बोलनो। हत बोलनो ये होता हत बोलनो। हत बोलना यानी क्या था, नव आगंतुक जो वधु होता है ना उसका जो प्रथम परिचय होता है उसे हत बोलनो के नाम से जाना जाता है। एक आपका होता है जुआ जुई। जुआ और जुई, जुआ जुई। इसके अंदर क्या होता है, तो विवाह के दूसरे दिन खाने के पश्चात दोपहर में एक बर्तन में जल और दूध या छाछ भरकर वर वधु के सामने रखकर उसमें पैसा या अंगूठी डाल दी जाती है। वर या वधु में से जिसके हाथ में अंगूठी आ जाती है उसे विजयी माना जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना। एक आपका होता है बडार। बडार यानी ये विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा अपने रिश्तेदारों या मित्रगणों को दिया जाने वाला जो भोज होता है ना उसे अपन बडार के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यानी आजकल की बात कर लो तो इसे आशीर्वाद समारोह यानी रिसेप्शन कहा जाता है। एक आपका था बरोटी। बरोटी क्या होता है, विवाह के बाद वधु के स्वागत में दिया जाने वाला जो भोज होता है उसे बरोटी के नाम से जाना जाता है। क्या, बरोटी। आपको बिल्कुल याद रखना, बरोटी। एक आपका होता है हिरावणी। विवाह के समय नव वधु को जो क्लेवा दिया जाता है उसे हिरावणा के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बिल्कुल सामने है। शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं 6 का सही आंसर आपका क्या होने वाला है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दी गई कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना आपको कि सही उत्तर कौन सा आपका होगा। तो देखते हैं सही आंसर आपका कौन सा होने वाला। देखो
हावड़ा संयंत्र केस का जो संबंध है ना वो जतेंद्र नाथ मुखर्जी से, ऑप्शन नंबर 3 से मिला दो आपका, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो लाहौर षड्यंत्र का जो संबंध है ना वो राजगुरु से है, क्लियर हो गया आपका। इसके अलावा मैं बात कर लूँ दिल्ली षड्यंत्र का जो संबंध है ना अमीर चंद यानी मास्टर अमीचंद से है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। बाकी कौन सा बच गया आपका, अरविंद घोष का संबंध हो जाएगा आपका अलीपुर षड्यंत्र केस से, ठीक है। वापस से इसका जो सही आंसर क्या होगा, देखो 1 का आपका हो जाएगा कौन सा 3, फिर आपका 4, फिर आपका 1 और फिर आपका 2। तो ऑप्शन में देख लो ये क्या लिखा हुआ आपका 3 4 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल आपके सामने है। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। तो 7 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला वो कौन सा होगा, तो वो मैं बता देता हूँ आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वीरेशैलिंगम द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के माध्यम से कंदुकुरी वीरशैलिंगम पंतलू इनका पूरा नाम है, इन्होंने क्या करा था, नटखट लड़कियों को काम पे रखने के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह के लिए एक अभियान भी चलाया था जो 11 दिसंबर 1881 को उन्होंने देश में पहली विधवा विवाह का पुनर्विवाह का आयोजन भी किया था और उन्होंने इस मोर्चे का मजबूती के साथ नेतृत्व किया था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलुरु में कब और किनके प्रयासों से हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये जो स्थापना हुई थी देखो कब हुई थी, 1909 के अंदर हुई थी। किनके प्रयासों से हुई थी, तो जमशेदजी टाटा के प्रयासों से हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई थी। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका रमा देवी, रत्ना शास्त्री, अंजना देवी चौधरी और किशोरी देवी। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए रमा देवी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं रमा देवी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। रमा देवी का जो जन्म हुआ था जयपुर में वेद गंगा साय के घर में हुआ था। ये मात्र 11 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह किया था। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ किया और नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। 1931 में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने पर बिजोलिया गई जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, क्लियर। इसके अलावा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और ये जेल गई थी। इसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी किन की, तो रत्ना शास्त्री के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो रत्ना शास्त्री का जो जन्म हुआ था वो खांचरोद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ था। रत्ना शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा भी की थी। 1955 के अंदर, कब मैं बात कर रहा हूँ 1955 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1975 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। कब, 1975 में पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण से सम्मानित राजस्थान की ये प्रथम महिला भी आपकी बनी थी। इसके अलावा देखो मैं और बात कर लेता हूँ, अंजना देवी चौधरी की बात कर लेता हूँ। तो अंजना देवी चौधरी का जो जन्म हुआ था ना, इनका जो जन्म हुआ था वो सीकर में हुआ था। आपको याद रखना कहाँ हुआ था इनका जन्म, सीकर में। कहाँ हुआ था इनका जन्म, सीकर के अंदर इनका जन्म हुआ था, आपको बिल्कुल याद रखना। सीकर के जो श्रीमाधोपुर में हुआ था और राजस्थान सेवा संघ के जो कार्यकर्ता थे राम नारायण चौधरी से इनका विवाह हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना। अंजना देवी ने बिजोलिया और बैगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। 1921 से 24 में मेवाड़ और बूंदी राज्य की स्त्रियों से राष्ट्रीयता और समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया था, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा 1924 में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व करके नाजायज हिरासत में किसानों को जो गिरफ्तार किया गया था उनको छुड़ाया। फिर इनके बाद कि रियासती जो जनता थी गिरफ्तार होने वाली पहली महिला भी बनी थी। समस्त रियासती जनता के अंदर गिरफ्तार होने वाली पहली महिला ये थी और इन्हें बूंदी राज्य से निर्वासित भी होना पड़ा था। 1934 और 36 तक अजमेर के नारेली
आश्रम में रहकर इन्हें हरिजन सेवा कार्यों में भाग भी लिया था। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी किशोरी देवी की मैं बात कर लेता हूँ। तो महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार करने के विरोध में सीकर जिले के कठरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन हुआ था। कब, आपको याद रखना है 1934 में। कब हुआ था? 1934 के अंदर हुआ था। ठीक है, इसमें लगभग कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी? 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, और किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। किसकी? सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। तो अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दी गई कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपको तिरंत दिए हुए, एक तरफ आपको उनके संज्ञान दिए हुए है ना। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, पार्श्वनाथ का जो संबंध है ना वो सर्प से है। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है क्या है? सर्प है। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आदिनाथ का जो संबंध है ना आपका बिल्कुल वो किससे है? तो आदिनाथ का जो है वर्षभ से है। बिल्कुल 1 नंबर सही हो जाएगा। इसके अलावा महावीर स्वामी का जो संबंध है वो सिंह से है। किससे? सिंह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। और शांतिनाथ का संबंध जो हिरण से, किससे हो जाएगा आपका? हिरण से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 का है ऑप्शन नंबर 4 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 11। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसके प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम है, क्या नाम है आपको बताना है। तो देखते हैं उसका क्या नाम है। कुंज बिहारी का मंदिर, महामंदिर, घनश्याम मंदिर और तींजा मांझी का मंदिर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 तींजा मांझी का मंदिर था वो। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्यों की अपन बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको जोधपुर के सारे मंदिरों के बारे में बताऊंगा कि जोधपुर में कितने मंदिर है। देखो, संचयाई माता का मंदिर आपका जोधपुर के अंदर पड़ता है, बिल्कुल आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। सती बालाजी का मंदिर आपका जोधपुर में पड़ता है। शैणी माता का मंदिर जोधपुर में, पिपाड़ माता का मंदिर जोधपुर में, लटियाल माता का मंदिर जोधपुर में, आई माता का मंदिर जोधपुर में, महामंदिर जोधपुर में, अदरशिला का मंदिर जोधपुर में, बमासा मंदिर जोधपुर के अंदर बना हुआ आपका, घनश्याम मंदिर आपका जोधपुर में बना, कुंज बिहारी मंदिर आपका जोधपुर में बना हुआ, रावण मंदिर आपका जोधपुर में बना मंडोर के अंदर। इसके अलावा अदरशिला रामदेव जी का मंदिर आपका जोधपुर में बना हुआ, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर आपका जोधपुर में बना हुआ, रणछोड़ जी का मंदिर जोधपुर में बना हुआ, अचलनाथ जी का मंदिर जोधपुर में बना हुआ, तींजा मांझी का मंदिर आपका जोधपुर में, जैसा कि मैंने बताया, घनश्याम जी का मंदिर आपका जोधपुर में हो जाएगा, भेरूबाग जैन मंदिर आपका जोधपुर में, एक अचलनाथ जी का मंदिर आपका जोधपुर में। तो ये सारे मंदिर आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र रक्ष यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है जींग का नगरा, नोहग्राम, बैसनगर और परखम। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से मिली थी? परखम। परखम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये परखम जो सभ्यता है, जो स्थल है, पुरातत्व स्थल, ये जो आपको मिला था उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के परखम गांव के अंदर। ठीक है, और परखम गांव से यक्ष की एक विशाल काय मूर्ति प्राप्त हुई थी जो अब मथुरा संग्रहालय में रखी हुई। कहाँ रखी हुई? मथुरा संग्रहालय में रखी हुई। इसके अलावा मूर्ति में यक्ष का सुंदर ढंग से धोती, दुपट्टा, कुछ सादे गहने जैसे कर्णफूल, गुलीबंद आदि पहनाए गए थे। इसके अलावा मूर्ति की चरण चौकी पर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में 3 पंक्तियों का एक लेख भी खुदा हुआ है, यह आपको याद रखना। इसके अलावा परखम से प्राप्त ये मूर्तियां मथुरा की प्राचीनतम मूर्तियां। ठीक है, तो ये तथ्य आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बेरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना किस स्थान की है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं ये घटना जो है कौन से स्थान की है। बिल्कुल अपन इसका सही उत्तर देखेंगे। ये सोनीतपुर की है।
मिदनापुर है या कोरापुर है या गोहपुर है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है आपका। तो इसका अपन देख लेते हैं कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। देखो, नेत्रंग सवाई प्रताप सिंह, नागदमन सयाजी झूला, रणमल चंद श्रीधर व्यास, भाषाभूषण महाराजा जसवंत सिंह। तो आपका नागदमन सयाजी झूला की बिल्कुल सही सुमेलित, रणमल चंद आपका श्रीधर व्यास का है, भाषाभूषण महाराजा जसवंत सिंह का। नेत्रंग जो बुक है ना, ये सवाई प्रताप सिंह की नहीं, ये बूंदी के जो नरेश थे ना बुद्ध सिंह, उनकी बुक है भाई, आपको याद रखना। किनकी? बूंदी के नरेश थे बुद्ध सिंह, महाराजा बुद्ध सिंह, ठीक है, उनकी ये बुक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर गाइस? तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। व्रीहि, मुदंग, यव, इक्षु, एक तरफ सूची दी हुई, दूसरी तरफ मिलान करना, गन्ना, चावल, मूंग, जौ, ठीक है। तो इसका अपन सही सुमेलित कर लेते हैं। सही सुमेलित करने के लिए देखो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ गाइस, जो कोई दिखने में आपको बिल्कुल आसानी हो। देखो, व्रीहि किसे कहा जाता है? तो व्रीहि जो होता है ना आपका, चावल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? व्रीहि आपका चावल को। क्लियर? इसके अलावा आपका जो है मुदंग, मुदंग आपका मूंग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? मुदंग आपको मूंग को कहा जाता है, ठीक है। इक्षु आपका गन्ने को कहा जाता है। इक्षु किसे कहा जाता है? गन्ने को। और यव जो है आपका ये जो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 1 4। देख लो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 2 3 1 4 है। तो ये रहा 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी, डी है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ये आपको बताना है। किस काल का माना जाता है ये आपको बिल्कुल बताना। तो सल्तनत काल का है, या मुगल काल का है, मौर्य काल का है, या गुप्त काल का? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये गुप्त काल का है, ठीक है। बयाना के अंदर ये स्तंभ विजय स्तंभ, इसे भीमलाट के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है, इसे भीमलाट भी कहा जाता है, ठीक है। इस स्तंभ पर मालवा का संवत 428 में अर्थात सन 371 से 72 उत्कीर्ण है। राजा विष्णुवर्धन द्वारा पुंडरिक यज्ञ के समापन पर इस प्रस्तर स्तंभ को बनाया गया था। ये स्तंभ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। एक कांस्य में स्तंभ है जो 13.6 फुट लंबा है और 9.2 फुट चौड़े चबूतरे पर स्थित है। स्तंभ की लंबाई 26.3 फुट है, जिसमें प्रथम में 22.7 फुट का भाग अष्टकोणीय है, तत्पश्चात तन्नुकार होता जाता है। स्तंभ के शिखर पर निकली धातु शलाका से स्पष्ट होता है कि इसके शीर्ष पर अवश्य ही कुछ रहा होगा। यहाँ लेख भी लगा हुआ है। ये बयाना के किले के परिसर में है, जिसमें ये सिद्ध होता है कि यह गुप्त काल में निर्मित हुआ था। सर्वप्रथम कब निर्मित हुआ ये किला? गुप्त काल के अंदर, बाद में राजाओं के द्वारा इसे विकसित किया गया था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर गाइस। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न में से विचार कीजिए, ठीक है। आपको विचार करना है। ऑप्शन ए है कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है आपका। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत हो गया आपका। चावल से बिल्कुल परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। या काले और लाल मर्दबांड मिले, बिल्कुल सही है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। कैसे मर्दबांड मिले या मिट्टी के बर्तन मिले? तो लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन मिले। तो इसका जो सही आंसर हो जाए आपका ए, सी और डी। अब देखो ए सी डी आपका कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपका ए सी डी बिल्कुल लिखा हुआ है। अब देखो आहड़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, जो कि एग्जाम्स में बनेंगे। देखो, आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी तांबावली के नाम से जाना जाता था। आहड़ सभ्यता को 10वीं और 11वीं सदी में आघाटपुर और आघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम दुलकोट था। क्या था भाई? दुलकोट। आहड़ सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व ताम्रयुगीन सभ्यता है।
इसके अलावा आहड़ सभ्यता उत्खनन करता सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहड़ सभ्यता का दूसरी बार उत्खनन किसने किया था? तो 1956 में किसने करा था? आर.सी. अग्रवाल, जिसे रतन चंद्र अग्रवाल के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद 1961 में बात कर लूँ तो एच.डी. साखलिया द्वारा पुनः इसका उत्खनन किया गया था। आहड़ सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग था वो तांबा गलाना और उसके बाद उसके उपकरण बनाना, जिसका प्रमाण यहाँ प्राप्त हुए तांबा के जो कुल्हाड़े हैं, अस्तर है, घर में तांबा गलाने की भट्टी भी प्राप्त हुई है। आहड़ सभ्यता के पास में ही तांबे की खानें भी मिली है, बिल्कुल आपको याद रखना। आहड़ सभ्यता की खुदाई में 6 तो तांबे की मुद्राएं मिली है और 3 आपकी मोहरें मिली। 3 क्या मिली आपको? मोहरें मिली है। एक मुद्रा पे देखो, एक और तो आपका त्रिशूल बना हुआ, दूसरी ओर अपोलो का चिन्ह है, बिल्कुल आपको याद रखना। आहड़ सभ्यता से देखो तांबे के बर्तन, कुल्हाड़ी और उपकरण भी मिले आपको। इसके अलावा माप तोल के बाट भी यहाँ से मिले, जिससे कि पता चलता है कि ये व्यापार वाणिज्य के बारे में ये सूचना देते हैं। आहड़ के मकान पक्की ईंटों से बने हुए होते थे। किससे भी? पक्की ईंटों से। और आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वो जो मृतक होते थे उन्हें आभूषण सहित ही दफनाते थे। और आहड़ सभ्यता से लाल व काले मर्द बांड वाली सभ्यता के प्रमुख केंद्र भी माना गया है। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा कि आहड़ सभ्यता में जो अनाज रखने के बड़े जो मर्द बांड मिले, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाई गोरे व कोठे कहा जाता था। ये आपको बिल्कुल याद। इसके अलावा आहड़ सभ्यता से शरीर से मेल छुड़ाने का जावा भी मिला है। ठीक है, मेल उतारने वाला आपका जावा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आपके सामने है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, कराईकुड़ी में की गई थी। 1953 में की गई थी। कब की गई थी? कराईकुड़ी में, और 1953 के अंदर आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते अपन। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? पहले सवाल देखते हैं। 19 सवाल क्या है? टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? ये आपको बताना है। नाक में, हाथ में, कटी में, कान में। कटी यानी आपका कमर होता है। कटी यानी आपका क्या होता है? तो कमर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टोटी आपके कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर आपका पहना जाता है। तो देखो कान का है तो कान के मैं सारे आभूषण आपसे शेयर कर लेता हूँ, साझा कर लेता हूँ। कर्णफूल आपका कान में पहना जाता है। पीपल पत्रा, अंगूठिया, लटकन, बाली, टॉप्स, सुरलिया, मोरफेवर, बारेट, ओंगनिया, कुंडला, लूंग, बचूरिया, टोटी, जमेला, कोकरू, कुड़कली, खीटली, गुदड़ो, छेलखड़ी, जूटणो, ठोरियो, डरगलियो, बूजली, माकड़ी, मुर्की, वेडलो, संदोल, सुर्गवाली, ये सारे आभूषण आपके कान में पहने जाते हैं। सॉरी गाइस, एक बार फिर से मैं आपसे वापस से बता देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। कर्णफूल, पीपल पत्र, अंगोटिया, लटकन, बाली, टॉप, सुरलिया, मोरफेर, बारेट, ओगनिया, कुंडला, लूंग, बचूरिया, टोटी, जमेला, कोकरू, कुड़कली, खीटली, गुदड़ो, छेलकड़ी, जूटनो, ठोरियो, डुरगली, बूजली, माकड़ी, मुर्की, वेडलो, संदोल, सुर्गवाली, सारे आपके कान के आभूषण। इसके अलावा मस्तक और ललाट पे क्या क्या पहना जाता है? देखो मौली, बोरला, टीका, जेला, साखली, खेचा, तावीत, बिंदिया, दामनी, टीड़ो, भलको, ये सारे आपके ललाट के ऊपर और मस्तक पर पहने जाते हैं। इसके अलावा नाक की मैं बात कर लेता हूँ तो देखो नथ, वारी, कांटा, भोगली और बुल्लाक। ये बुल्लाक आपका पूछा हुआ सवाल है कि बुल्लाक कहाँ पहना जाता है? नाक में। लटकन, चौप, कोको, खीवण, ये नाक में पहना जाता है। खीवण कहाँ पहना जाता है? नाक में। नकफूल, नेक्सेर, वैण, बेसरी, बलनी और लौंग, ये भी आपके नाक के आभूषण। इसके अलावा दांत के आभूषण की बात कर लो तो रखन, चूप और दोष, ये आपको याद रखना। एक तो रखन होता है, एक चूप होता है, एक दोष होता है, क्योंकि आपके दांत के आभूषण है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। घाघरोन का युद्ध, अच्छा सुमेलित करना। पहले सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ आपको युद्ध दिया हुआ, एक तरफ आपको सन दिया हुआ। तो घाघरोन का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना। तो देखो ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था, वैसे बहुत आसान है। जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनका तो कभी गलत नहीं होगा ये। देखो घाघरोन का युद्ध को अगर मैं सुमेलित करता हूँ तो ये हुआ था 1519 के अंदर। कब हुआ था? 1519 के अंदर आपका घाघरोन का युद्ध हुआ था। ठीक है,
इसके बाद सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था ना आपको, वो 1437 के अंदर होता है। इसी के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, ये आपको याद रखना। सुमेल का युद्ध कब हुआ था? सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर हुआ था, जिसे गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, शेरसूरी और मालदेव के बीच। साहबा का युद्ध आपका जो हुआ था 1541 और 42 में हुआ था, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर होगा? एक का आपका हो गया 1, 2 का हो गया आपका 3, और 3 का आपका हो गया 2 और 4। 1 3 2 4 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर 2 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? तो देखते हैं, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कि वैदिक यंत्रालय की जो स्थापना की गई थी अजमेर में की गई थी। कब की गई थी? 1880 के अंदर, ठीक है। आपको याद रखना कब की गई थी? 1880 में, ठीक है। जिसे छापाखाना वैदिक यंत्रालय अजमेर में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना जो करी थी ना, वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने करी थी। उन्होंने अपने लेखन को प्रकाशित करने के उद्देश्य से इस यंत्रालय की स्थापना 1880 के अंदर की थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना आपको, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से आपको बिल्कुल सम्मिलित करना है, ठीक है। क्लियर गाइस। बपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? तो बपंग का जो जादूगर आपका वो कौन है? ज़हूर खां। बपंग का जादूगर ज़हूर खां को कहा जाता है, ठीक है। नड़ के जो प्रख्यात कलाकार आपके कौन है? तो कर्णा भील है। नड़ के प्रख्यात कलाकार कौन है? कर्णा भील। फिर बजा अलगोजा। अलगोजा के जो है आपके कौन है? तो रामनाथ चौधरी। अलगोजा के जो प्रख्यात कलाकार आपके कौन है? रामनाथ चौधरी। फिर बचा आपका खड़ताल। खड़ताल के जो जादूगर कहा जाता है वो सिद्दीक खां को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिद्दीक खां को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में ये आपका 2 3 4 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। आपको 3 कथन दिए हुए, देखते कौन सा कथन सही है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्ता माल्य ग्रंथ की रचना की। कथन नंबर 2, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज के नाम से जाने जाते थे। उनके दरबार में अल्लसानी पेडेना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो 23 का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ना, केवल कथन 1 और कथन 2 सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ है? ये आपको बताना है, नहीं कौन से जिले में। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बीकानेर के अंदर। कहाँ है? अभी बीकानेर के अंदर स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन जो इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि एग्जाम में बनने वाले उनके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। तो देखो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो ये जो है आपकी राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, इसकी जो स्थापना हुई थी ना 25 जनवरी 1883 को हुई थी। सॉरी 1983 है ना, 1983 को हुई थी, ठीक है। और अकादमी द्वारा राजस्थान के जो उत्कृष्ट साहित्यकार होते हैं प्रतिवर्ष उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार हो गया, गणेशी लाल उस्ताद पुरस्कार हो गया, मुरलीधर व्यास कथा सम्मान हो गया, शिवचरण भरतिया गद्य पुरस्कार हो गया, ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थानी भाषा और साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जिसे जागती ज्योत का नाम, जागती ज्योत उसका नाम है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो बीकानेर में स्थित राजस्थान राज्य का जो अभिलेखागार है देश के सबसे अच्छे और चर्चित अभिलेखागारों में से एक है। इस अभिलेखागार की जो स्थापना हुई थी ना 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और ये अभिलेखागार जो देश का पहला ई अभिलेखागार भी है आपका, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है कि समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं भरतपुर से हुआ था। कब? 1849 में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो 1885 में अजमेर से मौलवी मुराद अली द्वारा प्रकाशित द्विभाषी जो अखबार था उसका नाम था राजपूताना गजट।
इसके अलावा मैं बात कर लूँ कि आपका प्रताप समाचार पत्र, जो कि कानपुर से श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र था और इसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण भारत में चर्चा का विषय भी बनाया था। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार जो कि एक पत्र है, समाचार पत्र है, 1889 ईस्वी में अजमेर से श्री मुंशी समृद्धदान के संपादन में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ केसरी, राजस्थान केसरी की 1920 में वर्धा से श्री विजय सिंह पथिक द्वारा शुरू किया गया था। राजनीतिक समाचार साप्ताहिक समाचार पत्र है। इस पत्र में संपादक श्री रामनारायण चौधरी और श्री जमनालाल बजाज की वित्तीय सहायता मिलती थी। इसके माध्यम से बिजोलिया के किसानों की आवाज़ देशवासियों तक पहुंचाई गई। इसके अलावा एक आपका नवीन राजस्थान, श्री विजय सिंह पथिक ने 1921 में अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। कुछ समय बाद 1923 में इसी पत्र का नाम तरुण राजस्थान आपका हो गया था। एक आपका आगे बाण, तो 1932 में जयनारायण व्यास द्वारा ब्यावर से प्रारंभ किया गया था। ब्यावर अब नया जिला बन गया आपका। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। मारवाड़ी जनता में राजनीतिक जागृति लाने के लिए इसका उल्लेखनीय योगदान है। कौन से समाचार पत्र का? आगे बाण का आपका। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। एक आपका जय भूमि समाचार पत्र, जो कि 1940 में गुलाब चंद काला द्वारा जयपुर से प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिल्कुल आपके सामने। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति सही क्रम है, ये आपको बताना कि सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सबसे पहले HL दत्तू, TS ठाकुर और जगदीप सिंह खैर। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है तो वे संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है, ये आपको बताना। तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, गृह विभाग। क्वेश्चन नंबर 29 देखते गाइस। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राज्यपाल के समक्ष। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति के नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में से कौन सम्मिलित नहीं है। 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण के प्रावधान। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2009 से। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सी सभा के सदस्य नहीं थे, कौन लोकसभा सदस्य नहीं थे, ये आपको बताना। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, देखो हरिदेव जोशी भी नहीं थे आपके, टीकाराम पालीवाल भी नहीं, सॉरी गाइस, भैरू सिंह शेखावत नहीं थे, टीकाराम पालीवाल तो थे आपके, और बरकतुल्ला खान नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बिल्कुल ये तो थे, बाकी सब नहीं थे, तो यानी ABD जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। तो 36 देख लेते हैं अपन। कथन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है।
और कारण आर, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 राइट आगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। 37 ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ 38, ये वाला क्वेश्चन भी आपका डिलीट कर दिया गया, इसकी चर्चा भी अपन नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं गाइस। 39, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा। तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निर्वाचन आयोग, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 99 यानी 99वां संविधान संशोधन है, उसको बिल्कुल असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस 41, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है, ये आपको बताना है। तो योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेस और प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों, परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से हुई थी। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों हेतु 4.5 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर प्रति वर्ष परिवार दे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल आपका सही नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सही है। और वर्तमान में आपको याद रखना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जो राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 10 लाख आपकी कर दी गई है। कितनी कर दी गई, 10 लाख कर दी गई, आपको बिल्कुल याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करना। आपको 2 कथन दिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ था और इसका एक सचिव होता है जो कि राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल केवल ऑप्शन नंबर 2 ही सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित करनी, यानी गलत कौन सी विशेषता बताई गई वो आपको बताना है। तो है इसको जो है कि फाइनली डिलीट कर दिया गया, तो इसकी अपन चर्चा नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य अन्य मुकदमा संबंधित है। तो 44 का अपन देख लेते हैं। इसका जो संबंध है ना कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम से। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था ये आपको बताना। तो 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किया गया था। कब किया गया था, 25 अक्टूबर 1956 को। संविधान के मूल कर्तव्यों की जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है। तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे थे। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस फारूक हसन। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सुमेलित युग्म पहचानिए। कौन सा युग्म सुमेलित है ये आपको पहचानना है। तो 48 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा केवल 4th पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यह आर्टिकल 39 के अंदर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें जो लोग जीवन फूंकते हैं जो इसको नियंत्रण करते हैं भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। तो 49 का जो राइट आंसर ये किसने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है। और आज का जो आखिरी प्रश्न है आपका 50, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका, समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों के वर्गों को सशक्त करने के लिए, बिल्कुल है ना, सशक्त करने के लिए काम करना, यानी समाज की महिलाओं और कमजोर तबकों और वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाकी बचे हुए सवाल अपन कल हल करेंगे, बहुत आसान। तो आज बस इतना ही।
आज की क्लास को यही विराम देते हैं, अगली क्लास में आपकी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।